नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास टंके की चोट पार्ट 2। वीडियो शुरू करने से पहले अंकुश गायकवाड़ जी और गुंजन जी का मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करने का धन्यवाद। अगर आप भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद। अब आगे। जोसेफ 6 फीट लंबा कद, भारी बदन, 45-47 साल की उम्र, दमखम रखने वाला इंसान था। पिछले 10 सालों से ड्रग्स के धंधे में था। सुधाकर नाइक के आदमियों से ड्रग्स लेना और आगे फुटकर विक्रेता के रूप में बेचना भारी मुनाफे का काम था। इन 10 सालों में उसने इतना पैसा बना लिया था कि जिंदगी भर कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। पुलिस को पटा रखा था। नोटों के बंडल बराबर पुलिस के पास पहुंचते रहते थे और वह शान से अपना धंधा चला रहा था। उसके 50 आदमी ड्रग्स सप्लाई के लिए शहर भर में फैले थे। ड्रग्स की आमतौर पर खपत 3 जगहों पर होती थी: झोपड़पट्टी में, नाइट क्लबों में और कॉलेजों में। 6 महीने पहले ही उसकी सप्लायर एक युवती बनी। पूजा नाम था उसका। 30 वर्ष की ऐसी उम्र कि चढ़ती जवानी से कम न लगे, खूबसूरत ऐसी कि सारा काम छोड़कर बैठ जाने का दिल करे। यूं तो वह नाइट क्लब में वेट्रेस थी। इनकम बढ़ाने की खातिर उसने ड्रग सप्लाई में हाथ डाल दिया था। वह जानती थी कि नाइट क्लब में ड्रग्स को काफ़ी मात्रा में खपा सकती है। जोसेफ से जब पूजा मिली तो वह पूजा का दीवाना हो गया। आज तक शादी नहीं की थी, पैसा कमाने के पीछे ही जिंदगी बिता दी थी। परंतु पूजा को देखकर उसके मन में हिसाब लगाया कि जिंदगी भर के लिए बहुत दौलत इकट्ठी कर ली है। ऐसे में अगर धंधे से अलग भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत सोच समझकर उसने पूजा से शादी की बात की। पूजा को इनकार कहाँ, वह तो खुद सहारे की तलाश में थी। राजी खुशी दोनों शादी के लिए तैयार हो गए। परंतु जोसेफ मुंबई में अपनी इस नई जिंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहता था। कईयों से उसकी दुश्मनी थी, वे उसे चैन से नहीं रहने देंगे। उसने और पूजा ने बड़ौदा में सेटल होने का प्रोग्राम बनाया। गुपचुप बड़ौदा में जोसेफ ने बंगला भी खरीद लिया, चलने की तैयारी भी कर ली। परंतु एक गलती वह कर चुका था। सुधाकर नाइक की 35 लाख की पेमेंट थी, जिसे देने में वह बेईमानी यह सोचकर कर गया कि मुंबई हमेशा के लिए छोड़ देना है। उसके बाद तो नाइक उसे ढूंढ नहीं पाएगा। जबकि 35 लाख नाइक को दे भी देता तो कोई घाटा नहीं था, लेकिन मन तो बेईमान हो ही चुका था। यह बात तो जोसेफ सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नाइक की आंख सब कुछ देख रही है, जो उसके साथ धंधे में वास्ता रखता है। नाइक उसकी तरफ से कभी बेखबर नहीं रहता। आज रात जोसेफ और पूजा मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए बड़ौदा रवाना हो रहे थे। पूजा भी अपना सामान बांध लाई थी। चुपके से यह तैयारी जोसेफ के 3 कमरों वाले उस फ्लैट पर हो रही थी, जिसे वह बेच चुका था। 2 सूटकेस नोटों की गड्डियों से ठसाठस भरकर तैयार कर रखे थे। तीसरे छोटे सूटकेस में सोने के जेवरात और कीमती हीरे थे। चौथे में उसके कपड़े। पूजा सिर्फ एक ही बैग लाई थी, इससे ज़्यादा उसे कुछ लाने की जरूरत ही क्या थी। आखिर पास में 2 करोड़ की दौलत थी, जिसे जोसेफ के साथ सारी उम्र मिल बांटकर खाना था। इस समय शाम के 4 बज रहे थे। जोसेफ डार्लिंग, पूजा उस पर कुछ ज़्यादा ही प्यार उड़ेलती हुई कह उठी। हाँ, जोसेफ ने उसकी कमर में हाथ डाला और अपने साथ सटा लिया। आज कितना अच्छा लग रहा है। हम दोनों नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहाँ सिर्फ तुम और मैं ही होंगे। कोई खतरा नहीं होगा। सारी उम्र ऐश करेंगे। बहुत पैसा है हमारे पास। ओह माय डार्लिंग जोसेफ, पूजा उससे और लिपट गई। जोसेफ ने उसे बाहों के घेरे में ले लिया। हमारा सब सामान तैयार है, पूजा कह उठी। हाँ, बाहर कार भी तैयार खड़ी है। तो डार्लिंग, देर किस बात की, निकल चलते हैं। मैं जल्द से जल्द मुंबई छोड़ देना चाहती हूँ। मैं भी, लेकिन वह जल्दी सिर्फ रात को ही हो सकेगी। जोसेफ ने पूजा को अलग किया। क्यों? सुधाकर नाइक को तो तुम जानती हो कि वह कितना खतरनाक आदमी है। जोसेफ सिगरेट सुलगाते हुए गंभीर स्वर में कह उठा। मैं उसके 35 लाख रुपए दबाकर भाग रहा हूँ। शायद उसे दे भी देता, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैंने उसे देने का इरादा बदल दिया। नाइक के आदमियों के कई बार फोन आ चुके हैं, लेकिन मैं उन्हें टालता जा रहा हूँ। ऐसे में दिन में निकलना ठीक नहीं होगा। किसी की शक भरी निगाह हम पर टिक गई
तो नाइक को फौरन खबर मिल जाएगी। नाइक के आदमियों का जाल पूरी मुंबई में मकड़ी के जाले की तरह फैला हुआ है। मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। रात के अंधेरे में ही मुंबई से निकलना ठीक होगा। जैसा तुम ठीक समझो जोसेफ डार्लिंग। पूजा ने उसके गाल पर किस किया। तुम्हारे आदमियों को मालूम है कि तुम मुंबई से हमेशा के लिए जा रहे हो? पागल हो गई हो क्या? किसी को बताने का मतलब है नाइक के पास फौरन इस बात की खबर पहुंच जाना। ऐसा होते ही वह दरिंदा चौबदार मेरे सिर पर सवार होगा। जोसेफ ने कश दिया। मैं इस वक्त किसी भी तरह का खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। जोसेफ डार्लिंग, पूजा ने उसी तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, चिंता मत करो, कोई खतरा हमारे सिरों पर नहीं आएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जोसेफ एकाएक मुस्कुराया। तुम बहुत अच्छी हो पूजा। ओह मेरे जोसेफ, यहाँ से निकलने में अभी हमारे पास कम से कम 5 घंटे बाकी हैं। यह 5 घंटे अब तो 5 साल की तरह लंबे लग रहे हैं जोसेफ डार्लिंग। तो उन्हें छोटे कर देते हैं, जोसेफ ने शरारत भरे लहजे में कहा। कैसे? गोता मारकर। ओ जोसेफ डार्लिंग, पूजा ने उसकी छाती पर सिर रख दिया। तुम मुझे कितना प्यार करते हो। तुम हो ही ऐसी। आओ बेडरूम में चले। गोता मारने? पूजा शरारती अंदाज में कहकर हंस पड़ी। बालकृष्ण चौबदार ने जोसेफ की तलाश में कई जगह फ़ोन किया, परंतु जोसेफ के कहीं भी होने की खबर नहीं मिली, जबकि जोसेफ को कहीं न कहीं होना ही चाहिए था। हर तरफ से यही जवाब मिला कि जोसेफ साहब के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। इसके बाद चौबदार ने जोसेफ के फ्लैट पर फ़ोन किया। फ़ोन उठाया गया। जोसेफ के हेलो कहने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। चौबदार ने बिना कुछ कहे रिसीवर रखा और जोसेफ के फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। उसके चेहरे पर सख्ती नाच रही थी। जोसेफ और पूजा जब गोता मारकर हटे थे, तब फ़ोन की बेल बजी। उसके हेलो कहने पर जब दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई, तो जोसेफ के मस्तिष्क को झटका लगा। इसका मतलब कोई उसे तलाश कर रहा था, और यह जानकर कि वह फ्लैट पर है, उसने लाइन काट दी। जोसेफ उछलकर बेड से नीचे आ गया। क्या हुआ? पूजा के होठों से निकला। जल्दी से कपड़े पहनो। लेकिन पूजा उठते हुए बोली, हुआ क्या? किसी को खास वजह से मेरी तलाश है। फ़ोन पर उसने यह जानकर कि मैं यहाँ पर हूँ, फ़ोन काट दिया। अब वह इस तरफ आता ही होगा। जोसेफ जल्दी कह उठा। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? पूजा बेड से नीचे आ गई। सिर्फ यही बात चिंता में डाल देने वाली है कि मुझे तलाश करने वाला सुधाकर नाइक का आदमी ना हो, उसे मालूम ना हो गया हो कि मैं उसके 35 लाख रुपए लेकर खिसक रहा हूँ। जोसेफ ने बेचैनी भरी निगाहों से पूजा को देखा। तुमने किसी को बताया कि तुम मेरे साथ? नहीं, ऐसी बातें मैं नहीं करती। तुमने तो किसी से जिक्र नहीं किया? पूजा ने पूछा। पागल हो गई हो? जोसेफ मुंह बनाकर बोला। तो फिर बेकार की फिक्र क्यों करते हो सकता है कोई रॉन्ग नंबर ही आया हो। अगर यह फ़ोन नाइक के किसी आदमी का हुआ तो? तुम्हारे मन में चोर है, इसलिए आने वाली हवा भी तुम्हें नाइक की भेजी महसूस हो रही है। पूजा एकाएक मुस्कुराकर कह उठी। जोसेफ डार्लिंग, मेरे होते हुए तुम खामखा फिक्र न करो। जोसेफ के चेहरे पर व्याकुलता बिखरी रही। तुम चाहो तो हम अभी यहाँ से निकल सकते हैं, पूजा कह उठी। दिन में यहाँ से रवाना होना खतरे से खाली नहीं। तुम्हारे पास मैंने एक बार रिवॉल्वर देखी थी। हाँ है, बस तो फिक्र मत करो। रिवॉल्वर पास होते हुए डरने की क्या ज़रूरत है? 2-2.5 घंटे यूं ही बीत जाएंगे, उसके बाद तो हमने यहाँ से चल ही देना है, पूजा ने तसल्ली भरे शब्दों में कहा। जोसेफ की निगाह फ़ोन पर जा टिकी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जोसेफ ने अपनी हथेलियों में पसीने की चिपचिपाहट महसूस की। मैं अंधेरा होने का इंतज़ार नहीं कर सकता। हम अभी यहाँ से चल देंगे। ओके, मैं अभी नहा कर आती हूँ डार्लिंग। ऐसे ही चलो, बस 2 मिनट। कहने के साथ ही पूजा तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। पूजा इस बात को बहुत मामूली तौर पर ले रही थी कि घंटी बजने के पश्चात दूसरी तरफ से कोई बोला नहीं, लेकिन जोसेफ जैसा खतरनाक इंसान हर तरफ सोचकर चल रहा था। ऐसे कामों का उसे बरसों पुराना तजुर्बा था। जोसेफ चलने की तैयारी करने लगा। उसने कपड़े वगैरह पहन लिए थे। पूजा 10 मिनट लगाकर बाथरूम से आई थी और मस्ती भरे ढंग से शीशे के आगे बैठकर मेकअप करने लगी थी। यह देखकर जोसेफ खींच कर कह उठा, जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। गुस्सा मत करो जोसेफ डार्लिंग, 2 मिनट और। मैं खूबसूरत बनकर तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। बड़ौदा तक के सफ़र में जब भी तुम्हें बोरियत होगी, तब तुम्हें किस करके।
तभी फ्लैट की बेल बजी। जोसेफ को तीव्र झटका लगा। पूजा की गर्दन भी उस तरफ घूमी। जोसेफ के दांत पिंच गए, आंखें सिकुड़ चुकी थी। बाहर वही है जिसने फोन करके मेरे यहाँ मौजूद होने के बारे में जाना था, जोसेफ ने गुस्से से कहा। पूजा के चेहरे पर घबराहट आई, परंतु ज्यादा नहीं। उसकी निगाहों में जो भी हो रहा था मामूली बात थी। जोसेफ तो इन सब बातों से यूं ही घबरा रहा था। हिम्मत से काम लो, आने वाला यूं ही कोई होगा, बात करके उसे चलता कर देना, पूजा ने एकाएक मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे मन का वहम तुम्हें डरा रहा है डार्लिंग। कॉल बेल पुनः बजी। रिवॉल्वर कहाँ है? जोसेफ ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। जाओ, दरवाजा खोलो, आने वाले से बात कर लो, नर्वस होने की जरूरत नहीं, पूजा ने लापरवाही से कहा और पुनः अपने चेहरे को संवारने में लग गई। जोसेफ रिवॉल्वर थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर सख्ती नाच रही थी। बिल्कुल तैयार हालत में उसने रिवॉल्वर थाम रखी थी। दरवाजे के पास पहुंचकर जोसेफ ने सिटिकनी हटाई और दरवाजा खोल दिया। सामने बालकृष्ण चौबदार खड़ा था। तुम? जोसेफ के होठों से निकला। वह हक्का पक्का रह गया। चौबदार के होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। खैरियत तो है जोसेफ? हाथ में रिवॉल्वर, चेहरे पर घबराहट। मुझे देखकर इस तरह घबरा जाना कि जैसे चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हो। सब ठीक तो है ना? चौबदार ने बेहद आराम से एक एक शब्द को मीठे में लपेट कर मारा। जोसेफ ने फौरन खुद को संभाला। सब ठीक है चौबदार साहब, सब ठीक है। हड़बड़ाहट में जोसेफ के होठों से निकला। लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया, वापस चला जाऊं? चौबदार पूर्वता लहजे में बोला। नहीं, क्या कहते हो? जोसेफ के चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान उभरी। तुम्हारा आना मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? आप तो पहले भी एक दो बार मेरे फ्लैट पर आ चुके हो। मैं? रिवॉल्वर दिखाना, चौबदार ने शांत स्वर में कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया। चौबदार का खौफ जोसेफ पर इस कदर हावी था कि उससे इतना भी ना हुआ कि ट्रिगर दबा दे। शायद उसके मन के चोर ने ही उसे कमजोर बना दिया था, वरना हिम्मत की तो उसमें कमी नहीं थी। सूखे होठों पर जीभ फेर कर जोसेफ ने रिवॉल्वर वाला हाथ चौबदार की तरफ बढ़ा दिया। चौबदार उसके हाथ से रिवॉल्वर लेते हुए मुस्कुराया। मैंने तो सोचा था तुम मुझ पर गोली चला दोगे। अंदर चलो। जोसेफ पलटकर कमरे में आ गया। चौबदार भीतर आया, दरवाजा बंद कर दिया। जोसेफ वाली रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थी। कमरे में चारों तरफ नजर मारने के पश्चात उसने जोसेफ को देखा। और कौन है यहाँ? पूजा। जोसेफ ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। पूजा? चौबदार ने सर्द मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यह वही लड़की है जिसके साथ तुम मुंबई छोड़कर जाने की तैयारी में हो? तब तो यकीनन वह खूबसूरत होगी। जोसेफ कुछ न कह सका। बड़ौदा का बंगला कितने का खरीदा? चौबदार ने उसी लहजे में पूछा। जोसेफ को काटो तो खून नहीं। बोलो। चौबदार ने सीधे जोसेफ को देखा। तुम्हें कैसे पता चला? जोसेफ के होठों से निकला। चौबदार हौले से हंसा। मुझे कहाँ मालूम होना था, यह तो नाइक साहब ने बताया कि तुम आजकल बिना पंख के उड़ान भरने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन नाइक साहब नहीं माने, मुझे भेज दिया। बुरे हाल हुआ। जोसेफ कुर्सी पर जा बैठा। चेहरे पर पसीना चमक उठा था। तभी चौबदार की निगाह एक तरफ पड़े सूटकेसों पर जा टिकी। हाथ में थमी रिवॉल्वर दूसरे हाथ पर मारता हुआ चौबदार सूटकेसों के पास पहुंचा और उन्हें खोलकर देखने लगा। सारे खोल दिए। चौबदार के होठ अजीब से अंदाज में सिकुड़ चुके थे। सूटकेसों में नोटों की गड्डियां ठूस ठूस कर भर रखी थी। सोना, हीरे अलग से चमक रहे थे। कम से कम इतनी दौलत सामने आ जाने की उसे आशा नहीं थी। चौबदार पलटकर जोसेफ को देखते हुए हंसा। कितनी दौलत है जोसेफ? तो 2 करोड़ होगी। जोसेफ के होठों से सूखा सा स्वर निकला। बहुत माल इकट्ठा कर रखा है। चौबदार पुनः हंसा। 2 करोड़? यह सब साथ बड़ौदा ले जा रही हो? जोसेफ ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। चौबदार ने कान की लौ को मसला। जाते हुए मैंने तुम सबसे मिलकर जाना था। जोसेफ ने अपने पर काबू पाया। क्यों? हमसे मिलने की क्या जरूरत थी? चौबदार ने अपने कान की लौ को पकड़ा हुआ था। जोसेफ खुद को संभालने की चेष्टा कर रहा था। मेरे प्रोग्राम में यह तय था कि रात को यहाँ से चलूंगा और रास्ते में नाइक साहब की 35 लाख रुपए की पेमेंट उनके ऑफिस में देता जाऊंगा। जोसेफ ने गहरी सांस लेकर कहा। ओह! चौबदार हौले से हंसा। नाइक साहब का कहना था कि तुम्हारा इरादा 35 लाख देने का नहीं है।
मैंने कहा, जोसेफ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वह नहीं माने। सारा सामान पैक है। ऐसे में तुमने वह 35 लाख भी अलग से पैक कर रखा होगा, जो जाते वक्त तुमने नाइक साहब के ऑफिस में देना है। कहाँ पैक है 35 लाख? दिखाना तो। जोसेफ के होंठ हिले, परंतु कुछ कह नहीं सका। चौबदार के होठों पर कड़वी मुस्कान बिखर गई। जोसेफ, ऐसा झूठ तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए जो फौरन पकड़ा जा सके। तुम्हें कहना चाहिए था कि 35 लाख लेकर तुम्हारा आदमी नाइक साहब के ऑफिस की तरफ रवाना हो चुका है, अभी रास्ते में होगा। कम से कम यह झूठ 1 घंटा तो चल ही जाता। चौबदार की आवाज में सर्द भाव आ गए थे। जोसेफ का चेहरा फक पड़ गया था। ठीक उसी समय पूजा सज धज कर दूसरे कमरे से निकली। चौबदार को देखते ही ठिठक गई। उसके हाथ में थमे रिवॉल्वर पर निगाह गई तो आंखें सिकुड़ गई। जोसेफ को मरी हालत में बैठे देख तो चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। चौबदार पूजा को देखकर मुस्कुराया। यह सब क्या हो रहा है जोसेफ? पूजा के होठों से निकला। जवाब में चौबदार हौले से हंसा और पूजा के पास जा पहुंचा। वास्तव में खूबसूरत हो, लेकिन जोसेफ, ऐसी खूबसूरती का भी क्या फायदा कि जो अच्छे भले दिमाग को खराब कर दे और वह नाइक साहब के खिलाफ चलने लगे। चौबदार की आवाज एकाएक सख्त हो उठी थी। वह जोसेफ के पास पहुंचा और दांत भींचकर बोला, तुम 35 लाख रुपए दिए बिना ही मुंबई छोड़कर जा रहे थे? सिर्फ सच बोलना, झूठ नहीं। मैं? जोसेफ ने खौफ भरी निगाहों से चौबदार को देखा। देना चाहता था तो? पूजा की बातों में आ गया। वह कहने लगी, क्या जरूरत है देने की? और मैं? जोसेफ, चौबदार दरिंदगी से भरे स्वर में कह उठा, मुझे यह नहीं जानना कि किसने क्या कहा। हमारा लेन देन तुम्हारे साथ था। हमने तुमसे 35 लाख लेने थे, पूजा से नहीं। कमजोर लोगों की तरह अपनी गलती दूसरों के सिर पर मत थोपो। कहो कि तुम बेईमान हो गए थे। जोसेफ कुछ नहीं कह सका। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि ऐसे लोगों के साथ हम क्या सलूक करते हैं। मैं? जोसेफ का चेहरा फक था। अपनी गलती मानता हूँ और अभी मरना नहीं चाहता। तुम 2 करोड़ में से 1 ले जाओ। 35 लाख नाइक साहब का ले जाओ। 2 में से 1 क्यों? चौबदार खूंखार स्वर में कह उठा। पूरा क्यों ना ले जाऊं? जोसेफ ने चौबदार के सुलगते चेहरे पर निगाह मारी। ले जाओ, पूरा ले जाओ, मेरी जान बख्श दो। जोसेफ सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोला, इसमें से 35 लाख नाइक साहब के ऑफिस में मेरी तरफ से जमा करा देना। चौबदार एकाएक कान की लौ रगड़कर जहरीले अंदाज में हंसा। जोसेफ, तुम क्या समझते हो कि मेरी हरकत का नाइक साहब को पता नहीं चलेगा? अपने साथ साथ क्यों मुझे भी ले डूबने का प्रोग्राम बना रहे हो? डूबती कश्ती का किनारा पकड़ूंगा, तुम्हें बचने वाला नहीं। तुम्हें अपने किए की सजा मिलने जा रही है जोसेफ। नहीं चौबदार, मैं। तभी चौबदार के हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा। धमाके के साथ गोली जोसेफ की छाती में जा लगी। जोसेफ तीव्र झटके के साथ नीचे जा लुढ़का। पूजा के होठों से भय से भरी चीख निकल गई। चुप! चौबदार दहाड़ा। पूजा ने फौरन भय से होठ भींच लिए। चौबदार ने कहर भरी निगाहों से पूजा को देखते हुए रिवॉल्वर जेब में डाला। मुझे मत मारना। पूजा दहशत जदा हुई कह उठी, मुझसे जो चाह ले लो। मैं? तेरे पास है ही क्या देने को? चौबदार ने सख्त स्वर में कहा। यह सड़ा हुआ शरीर संभाल कर रख इसे। किसी दूसरे जोसेफ की मौत का कारण फिर बनेगा। साली, हम लोगों का धंधा खराब करती है। मैं? चुप! चौबदार दांत भींचकर पुनः गुर्राया। पूजा ने होठ भींच लिए। घबराहट से उसका पूरा बदन कांप रहा था। चल, मेरे साथ लग। चौबदार ने उसे घूरते हुए कान की लौ रगड़ी। नोटों के ये सारे सूटकेस उठवाकर मेरी कार में लदवा। पूजा ने घबराहट और भय से चौबदार का पूरा साथ दिया। जिस माल के साथ वह और जोसेफ भागने की तैयारी में थे, उस माल को चौबदार की कार में रख दिया गया। इस दौरान पूजा ने एक बार भी विभत्स सी नजर आने वाली जोसेफ की लाश पर नजर नहीं मारी थी। चौबदार ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए दांत भींचकर बोला, इधर आ। घबराई सी पूजा ड्राइविंग डोर के करीब पहुंची। चौबदार ने कार स्टार्ट करके पूजा के फक चेहरे पर निगाह मारी। एक बात अपने खूबसूरत थोबड़े के सड़े भेजे में बिठा ले। आज के बाद तू मुझे फिर दिखाई दी तो धंधे पर बिठा दूंगा। तब तू 25 रुपए में 3 बार बिकेगी, समझी? चौबदार कुर्राया। पूजा ने जल्दी से अपना फक चेहरा हिला दिया। साली, हमारा धंधा खराब करती है, चौबदार ने कड़वे स्वर में कहा और कार आगे बढ़ाती।
शाम हो चुकी थी। शाम का वक्त था। थाने में खासी हलचल थी। थाने में मौजूद तीनों सब इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस वाले आने वाले लोगों के मामले निपटा रहे थे। रोजमर्रा की भांति इंस्पेक्टर रतनलाल बिहानी एक हेड कांस्टेबल और 2 सिपाहियों के साथ राउंड पर निकला। पुलिस कार सिपाही ने ही स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। उनके बाहर निकलते ही थाने में मौजूद एक सिपाही ने जल्दी से फोन का नंबर डायल किया। सतर्क भाव से उसने हर तरफ निगाह मारी। हर पुलिस वाला उसे व्यस्त ही नजर आया। लाइन मिलने पर दूसरी तरफ से रिसीवर उठाया गया। हेलो, मैं रामनगर थाने से बोल रहा हूँ। गुसानी साहब के लिए मैसेज है, सिपाही ने धीमे स्वर में कहा। क्या? उनसे कहो इंस्पेक्टर साहब राउंड पर अभी अभी निकले हैं। बस? चलते समय वह जो बातें कर रहे थे उससे लगता है कि वह दीवान के पार में जाएंगे। और बस, सिपाही ने दबे स्वर में कहा। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। इंस्पेक्टर रतनलाल बिहानी ने हेड कांस्टेबल के साथ दीवान के बार में प्रवेश किया। दोनों सिपाही बाहर जीप पर ही थे। प्रवेश करते ही ठिठक कर बिहानी ने हर तरफ निगाह घुमाई। शाम का वक्त था। बार की रौनक धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इंस्पेक्टर बिहानी हेड कांस्टेबल के साथ बार काउंटर की तरफ गया। कईयों की निगाह उसकी तरफ उठी क्योंकि वह पुलिस वर्दी में था। बारमैन की निगाह भी उस पर टिक चुकी थी। बिहानी काउंटर के करीब पहुंचकर ठिठका। कहिए जनाब। बारमैन मुस्कुराकर बोला। कौन सा ब्रांड पेश करूं? देसी, विदेशी या? दीवान कहाँ है? इंस्पेक्टर बिहानी ने उसकी बात काटकर सख्त स्वर में कहा। अपने केबिन में है, आइए मैं आपको वहाँ। बारमैन ने कहना चाहा। दीवान को यहाँ लेकर आओ। अच्छा जनाब। बारमैन ने फौरन सिर हिलाया और काउंटर के पीछे से हट गया। इंस्पेक्टर बिहानी की निगाह बार में घूमने लगी। पास में सतर्क मुद्रा में हेड कांस्टेबल खड़ा था। सर, हेड कांस्टेबल ने धीमे स्वर में कहा। दीवान बहुत हरामी बंदा है। जवाब में इंस्पेक्टर बिहानी ने हौले से सिर हिला दिया। मिनट भर में ही बारमैन 42 वर्षीय दीवान के साथ वहां पहुंचा। नमस्कार साहब जी, नमस्कार। पास पहुंचते ही दीवान खुशामद भरे स्वर में कह उठा। मालूम हुआ था आपने थाने का चार्ज कुछ दिन पहले ही संभाला है। मैं तो सलाम मारने के लिए आने ही वाला था। आपने क्यों तकलीफ कर दी? तकलीफ करनी ही थी तो जरा खबर कर दी होती। खातिरदारी तैयार रखता। फिर भी कोई बात नहीं, खातिरदारी तैयार करने में देर ही कितनी लगती है। और तुम हो दीवान? बिहानी ने उसे घूरा। जी साहब। कोई गलती हो गई क्या? इंस्पेक्टर बिहानी ने बार में निगाह मारी। बार चलाते हो? छोटी सी दुकानदारी है साहब, रोटी पानी का चक्कर चल ही जाता है। दीवान ने मुस्कुराकर कहा। क्या बेचते हो? बार है साहब, विस्की मिलती है। कभी कभी कहीं से विदेशी विस्की मिल जाती है तो वह भी ग्राहकों को सप्लाई कर देता हूँ। बस ऐसे ही धंधा चला रहा हूँ। विदेशी विस्की? जी, वैसे लाइसेंस तो। विदेशी विस्की तक तो ठीक है दीवान। इंस्पेक्टर बिहानी ने सख्त निगाहों से उसे घूरा। केबिन में चलते हैं साहब जी, बैठकर दो बातें। यही ठीक है, मुझे दरवाजा बंद करने की आदत नहीं है। बिहानी ने पुनः उसे घूरा। क्षण भर के लिए दीवान खामोश सा हो गया। यहीं पर कुछ सेवा करूं? शुरुआत उम्दा विदेशी विस्की। मैं तुमसे बहुत शराफत से बात कर रहा हूं दीवान, ज़्यादा आगे मत बढ़ो। पहली बार में मेरी यही कोशिश होती है कि मामला आराम के साथ निपट जाए। आराम से? वही तो मैं कह रहा। तुम अभी भी गलत समझ रहे हो। दीवान की प्रश्न भरी निगाह इंस्पेक्टर रतनलाल बिहानी के चेहरे पर जा टिकी। स्मैक बेचते हो? बिहानी ने हथौड़ा मारने वाले अंदाज में कहा। दीवान 2 क्षण के लिए तो कुछ न समझ सका, फिर सकपका उठा। यह आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं तो। मेरे पास पक्की खबर है। इंस्पेक्टर रतनलाल बिहानी ने उसकी बात काटते हुए उसकी आंखों में झांका। दीवान ने होठ खींच लिए। मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ दीवान कि शराफत से बार ही चलाओ। बार में विदेशी विस्की सप्लाई करना तुम्हारे लाइसेंस में नहीं आता। फिर भी विदेशी विस्की की तुम्हें छूट देता हूँ, लेकिन स्मैक सप्लाई करने का धंधा बंद कर दो। जब तक मैं इस थाने में हूँ तब तक सीधे होकर चलो, वरना ना तो तुम्हारा यह बार रहेगा और ना ही तुम नजर आओगे। इंस्पेक्टर बिहानी दांत खींचकर बोला। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें गर्दन से पकड़कर थाने ले जाकर तुम्हारे मुंह से निकलवा लूँ कि तुम्हें स्मैक कौन सप्लाई करता है, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, क्योंकि नशे की चीजें सप्लाई करने वालों की चेन इतनी लंबी है कि आखिरी कोने तक मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए कम से कम मैं यह तो कर सकता हूं
कि मेरे इलाके में ऐसी गंदी चीजों के धंधे न हों। दीवान हड़बड़ा सा उठा था। समझ गए? दीवान के होठों से कुछ नहीं निकला। इंस्पेक्टर बिहानी का रवैया ही कुछ ऐसा था कि कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बोलो। हाँ, समझ गया। समझ गया। एक बात और समझ लो। इंस्पेक्टर बिहानी ने उसकी आंखों में झांका। मैं रिश्वत नहीं लेता। क्या समझे? मैं रिश्वत नहीं लेता। दीवान ने सिर हिलाया। चेहरे पर हड़बड़ाहट बराबर व्याप्त थी। और मैं खातिरदारी भी नहीं कराता। क्या नहीं कराता? खातिरदारी। इन दोनों बातों को हमेशा याद रखना। दीवान ने सिर्फ सिर हिलाया। वह तो ठीक है साहब जी, आपकी सारी बात सिर आंखों पर, लेकिन एक पैक विस्की। सीधा हो जा दीवान, वरना मेरी 100 से शुरू होकर 1 तक पहुंचने वाली गिनती में आ फंसे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कहीं के भी नहीं रहोगे। कहने के साथ ही इंस्पेक्टर बिहानी पलटा और बाहर निकलने वाले गेट की तरफ बढ़ गया। हेड कांस्टेबल बिहानी के एक कदम पीछे था। सर, दीवान इतना सीधा नहीं है कि आसानी से ड्रग्स के धंधे से हाथ खींच लेगा। बार से बाहर आते ही हेड कांस्टेबल ने कहा, बार की आड़ में ड्रग सप्लाई करके बहुत पैसा बनता है। नहीं मानेगा तो मरेगा। इंस्पेक्टर बिहानी ने सपाट स्वर में कहा। सुनने में आया है कि दीवान जोसेफ नाम के आदमी से ड्रग्स लेता है। जोसेफ? सब बेकार है। इंस्पेक्टर रतनलाल बिहानी ने उसकी बात काटकर कहा। हम जोसेफ के पास जाएंगे, उसे पकड़ लेंगे तो वह किसी दूसरे का नाम बता देगा कि वह उसे ड्रग्स देता है, दूसरा तीसरे का और तीसरा चौथे का। यह सिलसिला कहीं भी खत्म नहीं होगा। ये लोग जेल में पहुंचेगा और इनकी जगह नए लोग आ जाएंगे। एक अकेला इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर सकता। सच बात तो यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट ही इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। ईमानदारी बेईमानी साथ साथ चलती है। जहां ईमानदार पुलिस वाले हैं वहां बेईमान भी। पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। कोई भी अपराधी कानून की पहुंच से बाहर नहीं है, परंतु जब पुलिस ही उन्हें बचाए तो पकड़ेगा कौन? मैं इनके खिलाफ भागना शुरू कर दूं तो हमारे ही डिपार्टमेंट के रिश्वतखोर पुलिस वाले पहले ही इन्हें सारी खबरें देकर सतर्क करते रहेंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से ही मुझ पर दबाव पड़ता रहेगा कि मैं अपने कदम रोक लूं। बेकार है। कोई भी ईमानदार पुलिस वाला ठीक तरह से अपने फर्ज को अंजाम नहीं दे पाता और गलत राह पर चलने वाले पुलिस वाले वर्दी का मजा लूट रहे हैं। आप ठीक कहते हैं सर। हेड कांस्टेबल ने सिर हिलाया। इन लोगों को रोक पाना बहुत कठिन है। इंस्पेक्टर बिहानी और हेड कांस्टेबल पुलिस कार के पास पहुंचे। कार के पास खड़े दोनों सिपाही सतर्क हो गए। इससे पहले कि वे लोग कार में बैठ पाते, एक कार तेज ब्रेकों के साथ पास आकर रुकी। उनकी निगाहें पल भर के लिए कार की तरफ उठी। उनके देखते ही देखते धड़ाधड़ कार के चारों दरवाजे खुले और खतरनाक से नजर आने वाले 4 आदमी बाहर निकले और इंस्पेक्टर बिहानी को देखते हुए कार से टेक लगाकर खड़े हो गए। इंस्पेक्टर बिहानी की आंखें सिकुड़ी। उनके बीच सिर्फ 10 कदमों का फासला था। सर, हेड कांस्टेबल के होठों से निकला। ये लोग? हेड कांस्टेबल के शब्द मुंह में ही रह गए। तभी कार के पीछे वाले खुले दरवाजे में से प्रकाश गुसानी बाहर निकला। गुसानी की आंखों में सर्द भाव लहरा रहे थे। चेहरे पर मौत की छाया स्पष्ट झलक रही थी। इंस्पेक्टर रतनलाल बिहानी की सिकुड़ी आंखें गुसानी पर जा टिकी। आसपास से गुजरते लोग भी असमंजस से यह सब देखने लगे थे। बिहानी पुलिस कार के पास स्थिर खड़ा था। इतना तो समझ चुका था कि हालात ठीक नहीं हैं और अगर कुछ हुआ तो भारी तौर पर गलत होगा। प्रकाश गुसानी इंस्पेक्टर रतनलाल बिहानी के पास पहुंचा। क्या है? बिहानी की आवाज बेहद शांत थी। तुमने सुबह बैंक में बालकृष्ण चौबदार से क्या कहा? प्रकाश गुसानी कड़वे स्वर में बोला। बिहानी के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। तो यह बात है? इंस्पेक्टर रतनलाल बिहानी के मस्तिष्क की नसों का तनाव फौरन हट गया। तुम लोग? बिहानी ने हेड कांस्टेबल और दोनों सिपाहियों से कहा, कुछ दूर हट जाओ। वे तीनों तुरंत कुछ कदम दूर हो गए। बिहानी की सख्त निगाह प्रकाश गुसानी के चेहरे पर जा टिकी। क्या बोला तू चौबदार से? गिरफ्तार करेगा उसे? प्रकाश गुसानी गुर्राया। बिहानी उसी प्रकार खड़ा उसे देखता रहा। समझता क्या है अपने आप को? यह वर्दी पहनकर तू अपनी मनमानी कर लेगा? प्रकाश गुसानी ने दांत भींचकर उसकी छाती पर हथेली मारी तो बिहानी पुलिस कार से टकराकर रुक गया। जानता नहीं चौबदार को? मालूम नहीं हम लोग किसके आदमी हैं? तेरे जैसे जाने कितनों के टुकड़े कर चुके हैं और अब तू भी उन्हीं की जमात में शामिल होने जा रहा है। मरेगा अब तू।
बिहारी ने आसपास निगाह मारी। कुछ फासला रखकर काफी लोग खड़े उनकी तरफ देख रहे थे। बच गया चौकीदार, वरना आज तो गिरफ्तार हो ही जाना था उसने। बिहारी ने शांत स्वर में कहा, तू कुछ नहीं कर सकेगा, मरने जा रहा है तू। प्रकाश गुसानी दांत खींचकर गुर्राया। इंस्पेक्टर रतनलाल बिहानी मुस्कुराया। बिहानी की मुस्कुराहट ने जलते पर घी का काम किया। प्रकाश गुसानी का हाथ उठा और वेग के साथ बिहानी के गाल से जा टकराया। बिहानी ने खुद को बचाने की कोई चेष्टा नहीं की। दोनों हाथ कार पर रखकर खुद को संभाल लिया। भीतर से गाल फट जाने से बिहानी को मुंह में कसेला स्वाद महसूस होने लगा। बिहानी ने अपने गाल पर हाथ फेरा। तेरे हाथों में तो जान ही नहीं है, बिहानी ने धीमे स्वर में कहा। कोठे से उठकर आया है क्या? प्रकाश गुसानी इन शब्दों को सुनते ही पागल हो उठा। साले कुत्ते! प्रकाश गुसानी गुर्राते हुए एक के बाद एक उस पर लात घूंसे बरसाने लगा। इंस्पेक्टर बिहानी नीचे जा गिरा। उसके होठों से जोर जोर से चीखें निकलने लगी। प्रकाश गुसानी के हाथ पांव चलते रहे। कुछ पलों बाद गुसानी रुका और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो रहा था। आंखों में दरिंदगी के भाव स्पष्ट तौर पर झलक रहे थे। इंस्पेक्टर बिहानी के शरीर से कई जगहों से दर्द भरी टीसें उठने लगी थी, लेकिन ऐसे मौके पर उसने जो चाहा था वही हो रहा था। काफी लोग इकट्ठे हो चुके थे और प्रकाश गुसानी के शब्दों को स्पष्ट सुन रहे थे कि वह उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है और सरेआम उसकी तगड़ी ठुकाई फीकी। नीचे पड़े पड़े बिहानी ने सिर उठाकर प्रकाश गुसानी और उसके साथियों को देखा। इसी दौरान उसका हाथ खिसक कर कमर पर बंधे होल्स्टर पर जा पहुंचा था और उंगलियां होल्स्टर में से रिवॉल्वर को खींचने का प्रयास कर रही थी। बिहानी बहुत संभल कर यह सब कर रहा था कि प्रकाश गुसानी को उसकी हरकत का आभास न हो पाए। खत्म कर दो इसे, मार दो साले को, प्रकाश गुसानी एकाएक चीखा। अगले ही पल गुसानी के साथ आए चारों आदमियों के हाथों में रिवॉल्वरें चमक उठी। ठहरो, इंस्पेक्टर रतनलाल बिहानी फौरन चीखा। अगले ही पल गुसानी के साथ आए चारों आदमियों के हाथों में रिवॉल्वरें चमक उठी। ठहरो, इंस्पेक्टर रतनलाल बिहानी फौरन चीखा। प्रकाश गुसानी के होठों से गुर्राहट निकली। अब तुझे जिंदगी की भीख नहीं मिलेगी, मुझे मारकर तुम भी नहीं बच सकोगे। तुम? कौन उंगली उठाएगा मेरी तरफ? ये लोग जो यहाँ खड़े हैं, प्रकाश गुसानी ने दांत खींचकर कहा। कोई इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि मेरे खिलाफ गवाही दे दे। मेरे साथ पुलिस वाले भी हैं। इंस्पेक्टर बिहानी के हाथ में रिवॉल्वर दब चुका था। वे भी इंसान हैं, उन्हें भी अपनी और अपने परिवार वालों की जिंदगी प्यारी है। मार दो इसे। प्रकाश गुसानी के आदेश पर उसके आदमी हरकत में आते उससे पहले ही इंस्पेक्टर बिहानी ने बला की फुर्ती के साथ करवट ली और एक के बाद एक 4 बार ट्रिगर दबाता चला गया। गुसानी के 3 आदमी उड़ गए। चौथा इसलिए बच गया कि वह पहले से ही कुछ हद तक कार की ओट में था। उसके हिस्से की गोली कार की बॉडी में जा लगी थी। उसके साथ ही बिहानी उछलकर खड़ा हो गया। गोलियों की आवाज़ों से वहां का वातावरण कांप सा उठा था। प्रकाश गुसानी के होठों से खतरनाक गुर्राहट निकली। फौरन उसने जेब से रिवॉल्वर निकाली। इंस्पेक्टर बिहानी ने दांत भींचकर ट्रिगर दबा दिया। गोली प्रकाश गुसानी की ठीक छाती में लगी। वह चीख कर उछला और 5-6 कदम दूर अपनी कार की तरफ जा गिरा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर भीड़ की तरफ जा गिरी थी। गोलियां चलने के कारण भीड़ दहशत जदा होकर हड़बड़ाकर काफी पीछे हट गई थी। एकाएक वहां मौत जैसा डरावना माहौल व्याप्त हो गया था। इंस्पेक्टर रतनलाल बिहानी होठ नीचे, आंखों में वहशी भाव लिए नीचे झुका और सड़क पर लेटकर प्रकाश गुसानी वाली कार के नीचे देखा। दूसरी तरफ कार की ओट में छिपा बैठा वह आदमी नजर आया। उसकी टांगों की झलक मिली। दांत भींचे बिहानी फौरन उठा। वह नहीं चाहता था कि बचा हुआ आदमी अपने हाथ ऊपर करके पब्लिक के सामने खुद को पुलिस के हवाले करके जिंदा बच जाए। रतनलाल बिहानी दबे पांव आगे बढ़ा। उसके चलने की आवाज न के बराबर थी। वह गुसानी के कार की पिछली तरफ पहुंचा और सांस रोके एक एक कदम उठाकर आगे बढ़ने लगा। रिवॉल्वर हाथ में तैयार थी। वह जानता था कि रिवॉल्वर के चैम्बर में सिर्फ एक ही गोली बची थी। कार के पीछे की तरफ से होकर बिहानी ठीक उसके सिर पर जा पहुंचा, जो उकड़ू सा बना रिवॉल्वर थामे कार की ओट में छिपा था। अब बिहानी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी
कि वह इस तरह उसे शूट नहीं कर सकता था। वहां खड़े लोगों की निगाहें उस पर थी। कहने वाले बाद में कह सकते थे कि पीठ पीछे खड़े होकर रिवॉल्वर के दम पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, जबकि बिहानी का इरादा उसे गिरफ्तार करने का बिल्कुल नहीं था, शूट करने का था, और यह वक्त सोचकर बर्बाद करने का भी नहीं था। इंस्पेक्टर बिहानी ने अपने जूते की हल्की सी आहट की। आहट सुनकर वह आदमी फौरन घूमा। बिहानी ने देखा उसका चेहरा मौत के भय से पीला पड़ा था। रिवॉल्वर हाथ में थी, परंतु गोली चलाने की उसमें जरा भी हिम्मत बाकी नहीं बची थी। लेकिन वह रिवॉल्वर थामे घूमा था। बिहानी को उस पर गोली चलाने की ठोस वजह मिल गई थी। देखने वाले अब यह भी नहीं कह सकते थे कि उसे जानबूझकर शूट किया गया। बिहानी ने देखा वह मुंह खोलकर घबराहट में कुछ कहने जा रहा है। यकीनन वह खुद को पुलिस के हवाले करने को कहने वाला होगा, इससे पहले कि वह कुछ कह पाता। इंस्पेक्टर बिहानी ने ट्रिगर दबाया। गोली उसके सिर में उतर गई। यह सब देखने वाले लोग स्तब्ध थे। इंस्पेक्टर रतनलाल बिहानी ने गहरी सांस ली और कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। चेहरे पर आए पसीने को बांह से साफ करने लगा। जो भी हो, बिहानी की जरा सी सुस्ती उसे भी मौत दे सकती थी। हेड कांस्टेबल और दोनों सिपाही जल्दी से पास पहुंचे। इंस्पेक्टर रतनलाल बिहानी ने हौले से सिर हिला दिया। बहुत गड़बड़ हो गई सर, यह प्रकाश कुसानी था। हेड कांस्टेबल ने फक स्वर में कहा। सुधाकर नाइक का खास आदमी, आपने इसे शूट कर दिया। और ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे? इंस्पेक्टर बिहानी ने कड़वे स्वर में पूछा। आपको जान से मारने जा रहे थे। हाँ, और इन्होंने मेरी धुनाई की, तुमने देखा? यस सर, मैंने खुद को बचाने की खातिर इन लोगों को मारा, नहीं तो ये लोग मुझे मार देते। हेड कांस्टेबल के चेहरे पर बेचैनी छाई हुई थी। सिपाही भी घबराए से नजर आ रहे थे। सर, नाइक बहुत खतरनाक इंसान है, वह आपको छोड़ेगा नहीं। आज तो आप बच गए, लेकिन कल नहीं बच सकेंगे। ये लोग अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ते। हेड कांस्टेबल ने व्याकुलता से कहा। मुझे समझाओ मत, बिहानी ने सर स्वर में कहा। हेड कांस्टेबल ने होठ खींच लिए। हेडक्वार्टर फोन कर दो कि यहाँ क्या हुआ है। उसके बाद यहाँ खड़े लोगों के बयान ले लो कि मैंने इन लोगों को क्यों मारा है। इंस्पेक्टर बिहानी ने रिवॉल्वर होल्स्टर में डालते हुए कहा। इन लोगों के बयान मेरे हक में होने चाहिए, यानी कि जो हुआ बयान में वही नोट करना है। यस सर, हेड कांस्टेबल ने कहा। तभी सामने बार का मालिक दीवान निकलकर घबराया सा उसके पास पहुंचा। साहब, दीवान सूखे होठों पर जीभ फेरकर कह उठा। भगवान गवाह है कि आप पर जो हमला हुआ, आपकी जान लेने की जो कोशिश की गई, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो शरीफ बंदा हूँ। आपने मुझे ड्रग्स का धंधा बंद करने को कहा तो मैं फौरन मान गया। मैं? इंस्पेक्टर बिहानी ने शांत स्वर में हेड कांस्टेबल से कहा। सबसे पहले इसका बयान नोट करो। यस सर। सुधाकर नाइक ने शांत निगाहों से चौबदार को देखा, जो अभी अभी आकर खड़ा हुआ था। नाइक साहब, आपका ख्याल ठीक निकला, चौबदार ने शांत स्वर में कहा। जोसेफ लड़की के साथ आज रात हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर बड़ौदा जा रहा था। हमारे 35 लाख देने का उसका कोई इरादा नहीं था। चौबदार पर निगाह टिकाए नाइक ने हौले से सिर हिलाया। जोसेफ को खत्म कर दिया, उस लड़की को भगा दिया, और जिस 2 करोड़ की रकम के साथ वह मुंबई से जा रहा था, उस 2 करोड़ को मैंने लाकर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जमा करा दिया है। नाइक ने शांत भाव में सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला। अब समझ में बात आई कि हमारे धंधे में लड़की की कोई जगह नहीं होती। जी, चौबदार ने धीमे स्वर में सिर हिलाकर कहा। आप ठीक कहते हैं, लेकिन सुधाकर नाइक की आंखों में तीखापन उभरा। बोलो नाइक साहब। चौबदार की आवाज़ धीमी ही थी। जिस लड़की को मैं जानता हूँ वह ममता नाम है उसका। नाइक की आवाज़ में भी तीखापन आ गया। जी हाँ, चौबदार ने सिर हिलाया। ममता ऐसी नहीं है। वह जोसेफ को जिस लड़की का, मतलब कि पूजा का साथ हासिल हुआ था, वह भी ऐसी नहीं थी। बहुत अच्छी लड़की थी चौबदार। नाइक की आवाज़ में सर्द भाव आ गए, लेकिन जोसेफ उसके अच्छेपन को संभाल न सका और उसका दिमाग फिर गया। चौबदार कुछ नहीं बोला। तुमने जोसेफ के साथ की लड़की पूजा को क्यों नहीं मारा? नाइक जहरीले अंदाज में मुस्कुराया। इसलिए कि उसने हमारे साथ कुछ नहीं किया था। हमारे साथ जोसेफ ने गड़बड़ की थी। हमारी 35 लाख की पेमेंट लेकर वह भागने की फिराक में था।
यही तो मैं कह रहा था, उस लड़की में कोई खराबी नहीं थी। जोसेफ का दिमाग ही फिर गया था। लड़की की वजह से ऐसा ही होता है, बेशक वह पूजा हो या ममता। सुधाकर नाइक ने उसकी आंखों में झांका। समझ गए चौबदार? समझ गया नाइक साहब। चौबदार का चेहरा शांत था। कोई समझदारी की बात कहे तो उसे फौरन समझ जाना चाहिए चौबदार। हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि बार बार किसी को समझाया जाए। सुधाकर नाइक ने कष्ट लेकर शांत किंतु लापरवाही भरे स्वर में कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम जो हालत जोसेफ की करके आए हो, आने वाले वक्त में मुझे वह हालत तुम्हारी करनी पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा नाइक साहब। चौबदार पूर्वता स्वर में ही कह उठा, मैं इस बात को हमेशा याद रखता हूँ कि तुम मेरे नाम पर करोड़ों का लेन देन करते हो, जबकि जोसेफ के पास तो सिर्फ 35 लाख रुपया ही हमारा था। नाइक ने चौबदार की आंखों में झांका। नाइक साहब, चौबदार ने कान की लौ को जोर से मसला, ऐसा कुछ भी कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारी समझदारी का हमेशा कायल रहा हूँ। सुधाकर नाइक ने सिगरेट ऐश ट्रे में मसली। देवराज चौहान की कोई खबर मिली? उसकी तलाश खत्म हुई कि नहीं? गुसानी ने देवराज चौहान और उसके तीनों साथियों की तलाश में अपने आदमियों को लगा दिया है। जल्दी ही हमें इस बारे में कोई न कोई खबर मिल जाएगी। जेरी से मिले? उससे फोन पर बात हो चुकी है। चौबदार बोला, आज रात की मुलाकात फिक्स हुई है। वह जो ड्रग्स देना चाहता है, चेक कर लेना। सौदा सस्ते में तय होना चाहिए। जी, अगर वह भाव ज़्यादा मांगे, सौदा न तय हो तो उसे खत्म कर देना। मैं नहीं चाहता कि ड्रग्स को वह दूसरों को सप्लाई कर दे और दूसरे बाजार में हमसे ज़्यादा हावी होने की चेष्टा कर बैठे। वैसे जेरी कह चुका है कि ड्रग्स सही कीमत पर हमें देगा। जी, मैं सब संभाल लूँगा। चौबदार ने सिर हिलाया। ठीक है, और कल? तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो, नाइक ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ जो कहा गया उसे सुनते ही सुधाकर नाइक अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। चेहरे पर भूचाल के भाव पैदा हो गए। नाइक के चेहरे के भाव देखकर चौबदार की आंखें सिकुड़ी। किसने? नाइक का चेहरा सुलग रहा था। कब? नाइक ने पुनः पूछा। सुनने के बाद नाइक ने रिसीवर रखकर सुर्ख आंखों से चौबदार को देखा। चौबदार सतर्क हो गया। तुमने गुसानी को उस इंस्पेक्टर को खत्म करने को कहा था? नाइक दांत खींचकर बोला। जी। चौबदार की आंखें और सिकुड़ी। प्रेमलाल का फोन था। सुधाकर नाइक एक एक शब्द चबाकर कह उठा। गुसानी 4 आदमी लेकर इंस्पेक्टर को खत्म करने गया था और उस इंस्पेक्टर ने सबको खत्म कर दिया। चौबदार की आंखें फैल गई। क्या? उसके होठों से निकला। प्रेमलाल सुधाकर नाइक का खास हत्यारा था। ऐसा काम जो कोई नहीं कर सकता था, प्रेमलाल उसे पूरा कर बैठता था। चौबदार भी प्रेमलाल को मानता था। गुसानी मेरे बहुत काम का आदमी था चौबदार। सुधाकर नाइक का चेहरा सुलग रहा था। गुसानी को कोई उड़ा दे, गोली मार दे। चौबदार हक्का पक्का था। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया। नाइक के जबड़े भीग चुके थे। कहाँ पर हुआ यह सब? चौबदार की आवाज़ धड़क उठी। इस बारे में प्रेमलाल से बात कर लो। नाइक ने मुट्ठियां भींच ली। बालकृष्ण चौबदार दरिंदा सा नजर आने लगा था। यह सब देवराज चौहान की वजह से हुआ है। चौबदार कुटराया। वह सुबह बैंक न लूटता, पुलिस भी नहीं आती, मेरी और इंस्पेक्टर की मुलाकात नहीं होती, और मैं गुसानी को उसे मारने को भी नहीं कहता। और चौबदार, सुधाकर नाइक टेबल के पीछे से निकलकर पीठ पर हाथ बांधकर टहलता हुआ ठंडे स्वर में कहने लगा, यह भी तो हो सकता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ हो। दांत भींची चौबदार ने नाइक को देखते हुए कान की लौ मसली। तुम गुसानी को उस इंस्पेक्टर के सामने भेजने की अपेक्षा खुद उसके सामने जाते, या फिर बैंक में उस वक्त तुम्हारे कान बहरे हो जाते जब वह इंस्पेक्टर तुम्हें धमकी दे रहा था। नाइक ने उसकी आंखों में झांका। नाइक साहब, शट अप। सुधाकर नाइक के होठों से क्रूरता भरा स्वर निकला। चौबदार कान की लौ रगड़ते हुए होठ भींचकर रह गया। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि एक मामूली से इंस्पेक्टर ने सुधाकर नाइक के 5 आदमियों को उड़ा दिया, जिनमें प्रकाश गुसानी भी था। सुधाकर नाइक की आवाज़ के जर्रे जर्रे में क्रूरता भरी हुई थी। एक मामूली से इंस्पेक्टर ने, कल दूसरा ऐसा कुछ कर देगा, परसों तीसरा। अगर यह खाकी वर्दी के हाथ हमारी तरफ उठने लगे तो यह हमें खाक में मिलाकर रख देंगे।
तुम नहीं जानते, जब खाकी वर्दी जिस्म पर पहुंचकर अपना रंग दिखाती है तो तब सिर्फ एक ही रंग नजर आता है, लाल रंग, लहू का रंग। और वह लहू हम जैसे लोगों का ही होता है चौबदार। इससे पहले कि कल सुबह होने तक किसी दूसरे खाकी वर्दी वाले का दिमाग खराब हो जाए, इस खाकी वर्दी वाले का मुंह बंद कर दो। दूसरों के दिमाग में हमारे प्रति उठने वाले गलत विचार खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। बालकृष्ण चौबदार के चेहरे पर वहशी भाव चमके। एक बात और कान खोलकर सुन लो, खाकी वर्दी जब पीछे पड़ती है तो कफन बनकर जिस्म पर पड़ जाती है, सुधाकर नाइक ने पूर्वता लहजे में कहा। पुलिस डिपार्टमेंट की एक आंख इस वक्त हमारी तरफ होगी। ऐसे में हमने कुछ किया तो गड़बड़ हो सकती है। पुलिस वालों से खुलकर दुश्मनी मोल लेना अपनी मौत को दावत देना है, और उस इंस्पेक्टर का ज़्यादा देर जिंदा रहना हमारी कमजोरी की निशानी होगी। मैं, चौबदार के होठों से गुर्राहट निकली। किसी दूसरे को, ऐसे को जिसका वास्ता हमारे साथ न हो, उसे इस काम पर लगा देता हूँ। उस इंस्पेक्टर को आज रात खत्म हो जाना चाहिए। हो जाएगा, कहने के साथ ही बालकृष्ण चौबदार बाहर निकल गया। सुधाकर नाइक के चेहरे पर वहशी भाव नाच रहे थे, होठ भिंचे हुए थे, आंखों में ठंडक व्याप्त थी। बेहद खतरनाक लग रहा था वह। तभी टेबल पर पड़े फोन की घंटी बज उठी। नाइक बजते फोन को देखने लगा। घंटी बंद नहीं हुई तो नाइक ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाकर भींचे स्वर में कहा, हेलो नाइक साहब। उसके ऑपरेटर की आवाज़ कानों में पड़ी। पुलिस कमिश्नर सिन्हा आपसे बात करना चाहते हैं। लाइन दो, कहने के साथ ही सुधाकर नाइक खुद पर काबू पाने की चेष्टा करने लगा। दूसरे ही पल लाइन मिली। सिन्हा की आवाज़ कानों में पड़ी, नाइक साहब। कहिए कमिश्नर साहब, क्या हाल है? नाइक की आवाज़ काफ़ी हद तक काबू में थी। अच्छा हूँ, सुना है आजकल आप मेले खरीद रहे हैं, बिजनेस बदल रहे हैं। हाँ, नाइक की आंखें सिकुड़ी। अच्छी खबर है हमारे लिए। वैसे आपको मालूम होगा कि कुछ देर पहले आपके 5 आदमी मारे गए हैं। उनमें आपका खास आदमी प्रकाश गुसानी भी था। कमिश्नर सिन्हा की आवाज़ कानों में पड़ी। प्रकाश गुसानी? सुधाकर नाइक ने पूर्वता लहजे में कहा। हाँ कमिश्नर साहब, गुसानी तो 2 दिन पहले मेरे यहाँ नौकरी छोड़ चुका है, नाइक ने कहा। मतलब कि मरने के वक्त गुसानी आपका आदमी नहीं था? नहीं, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहा था। नई खबर है मेरे लिए। वैसे आपको बता दूं कि उसने सरेआम पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या करने की चेष्टा की थी। सुधाकर नाइक के होठ भिंच गए। उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर मैंने उसे अपने से अलग कर दिया था। बहुत अच्छा किया। कमिश्नर सिन्हा के आने वाले स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था। वैसे बालकृष्ण चौबदार आपके लिए ही काम करता है या वह भी अलग हो चुका है? चौबदार मेरे लिए ही काम करता है। नाइक ने अपने पर काबू पाया हुआ था। अच्छा यही होगा कि प्रकाश गुसानी जैसे जितने भी आदमी आपके साथ काम करते हैं उन्हें नौकरी से निकाल दीजिए। हमारे इंस्पेक्टर की जान आपके 100 आदमियों से भी ज़्यादा है। इतना कहने के साथ ही दूसरी तरफ से कमिश्नर सिन्हा ने लाइन काट दी थी। गुस्से में सुधाकर नाइक ने रिसीवर पटक दिया। वह जानता था कि पुलिस कमिश्नर सिन्हा उसकी फिराक में है और आज तो उसने स्पष्ट तौर पर धमकी भी दे दी थी कि वह सीधा हो जाए। पुलिस कमिश्नर सिन्हा ने इंस्पेक्टर रतनलाल बिहानी को गंभीर निगाहों से देखा। इंस्पेक्टर बिहानी, यह मत समझना कि खतरा टल गया है। नाइक जैसा दरिंदा तुम्हें छोड़ देगा। वह फिर कोशिश करेगा और उसके बाद फिर करेगा। तब तक करता रहेगा जब तक कि कामयाब ना हो जाए। बिहानी के चेहरे पर कठोरता नाच उठी। सर, आपको मालूम है कि वह ऐसा है तो उस पर हाथ क्यों नहीं डाल दिया जाता? कमिश्नर सिन्हा के चेहरे पर विवशता के भाव उभर आए। उस पर हाथ डालना सांप से खुद को डसवाने के बराबर है। वह बहुत जहरीला इंसान है, खतरनाक है, दरिंदा और वहशी है। इतना ही होता तो फिर भी खैरियत थी, लेकिन वह अथाह दौलत का मालिक है। बड़े बड़े नेता उससे पैसा लेकर चुनाव में खड़े होते हैं और जीतते हैं। सरकार की ऐसी कोई हद नहीं जहां उसकी पहुंच न हो और जो वह चाहता है वह न हो। वह सब कुछ कर पाने में सक्षम है और पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं कि उसके दरवाजे पर जाकर पूछ सके कि भीतर कौन रहता है। बिहानी कुछ नहीं बोला। मैंने अभी तुम्हारे सामने उसे फ़ोन किया। यह मेरी हिम्मत ही थी, वरना और कोई सांप के बिल की तरफ देखने को भी तैयार नहीं होगा।
कमिश्नर सिन्हा ने होठ खींचकर कहा, अब तुम ही बताओ, ऐसे इंसान पर कैसे हाथ डाला जा सकता है? डाला तो वह हमारे हाथ काट देगा। लेकिन सर, इंस्पेक्टर बिहानी एक एक शब्द चबाकर बोला, कानून कुछ देर के लिए बेबस तो हो सकता है, परंतु कमजोर नहीं। सुधाकर नाइक कब तक बचा रह सकता है? भगवान ही जाने। कम से कम अभी तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उस पर हाथ डाला जा सके। ठोस सबूत मिले तो तब बात बन सकती है, लेकिन नाइक जैसे इंसान के खिलाफ सबूत नहीं मिल सकते। कभी किसी पुलिस वाले ने ऐसी कोशिश की तो वह मर गया, उसका परिवार खत्म कर दिया गया। नाइक से हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते तो जनता की क्या करेंगे? इंस्पेक्टर बिहानी ने गंभीरता भरी सोच के साथ सिर हिलाया। किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं कि नाइक के मामूली आदमी को भी निशाना बना दे। अनजाने में ऐसा हो जाए तो जुदा बात है। कमिश्नर सिन्हा ने चिंता भरी निगाहों से उसे देखा। लेकिन तुमने तो उसके काम के आदमी प्रकाश गुसानी को मार दिया, ऐसे में वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर बिहानी के होठ सिकुड़ गए। मेरी बात मानो तो लंबी छुट्टी पर चले जाओ, मैं तुम्हारी छुट्टी मंजूर कर लेता हूँ। और इसकी कोई ज़रूरत नहीं सर। ज़रूरत है, तुम्हें नाइक जैसे दरिंदे से अपनी जान बचानी चाहिए। मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हें ऐसा करने की सलाह दे रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। हम सब नाइक के आगे बेबस हैं। वह अंडरवर्ल्ड डॉन है, उसका एक इशारा जो नहीं हो सकता वह भी करा सकता है। इंस्पेक्टर बिहानी के चेहरे पर दहला देने वाली मुस्कान उभरी। सर, आप मेरे बारे में खामखा चिंता कर रहे हैं। मैं अपराधियों से डरकर नहीं भागता, अपराधी मेरे डर से भागते हैं। मेरा पुराना उसूल है कि जो सीधी गिनती से न माने उसके लिए 100 से गिनती करते हुए नीचे आओ। प्रकाश गुसानी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह मरा नहीं, मैंने उसे मारा है। इसी बात को मैं 100 से शुरू होने वाली गिनती कहता हूँ। जो कानून की गिरफ्त से बच निकलने का दम रखता हो, उसे गिरफ्तार करने की अपेक्षा उल्टी गिनती के घेरे में ले लेता हूँ। गुसानी मरा नहीं, मैंने जानबूझकर उसे मारा है। मैं उसे गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन जब पता चला कि वह चौबदार की तरफ से आया है तो समझ गया कि इसे गिरफ्तार करना मेरी बेवकूफ़ी होगी। आधे घंटे में बाहर आ जाएगा। कमिश्नर सिन्हा कई पलों तक खामोश निगाहों से उसे देखता रहा। मैं जानता हूँ तुम बहादुर हो, तुम्हारा जयपुर का रिकॉर्ड। सर, इंस्पेक्टर बिहानी एकाएक मुस्कुराकर कह उठा, मैं आज आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताता हूँ। वह सच यह है कि मैं जरा भी बहादुर नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप जिन किस्सों का जिक्र कर रहे हैं उन सब की सिर्फ एकमात्र वजह है कि मैं दुनिया में अकेला हूँ। माँ बाप नहीं, बीवी बच्चे नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, जिंदगी का कोई मजा नहीं, इसलिए जीने की भी कोई खास तमन्ना नहीं। दूसरे पुलिस वालों के परिवार होते हैं, उन्हें हर तरफ देखकर चलना पड़ता है, लेकिन मेरे पास कोई दिशा ही नहीं है देखने की। इसलिए जिस्म पर पड़ी वर्दी की खातिर सिर्फ अपने फर्ज की तरफ देखता हूँ। और ऐसे में कोई भी सामने आ जाए, नाइक जैसा इंसान भी, तब भी डरता नहीं। कमिश्नर सिन्हा बिहानी को देखता रहा। मेरे भी 2-4 रिश्ते कहीं जुड़े होते तो मैं उनका ध्यान रखते हुए कभी भी खतरा मोल नहीं लेता। कमिश्नर सिन्हा ने भारी मन से सिगरेट सुलगाकर कश लिया। आज तक मैं सीधा दुश्मनों में घुस जाने पर विश्वास रखता हूँ, लेकिन सुधाकर नाइक कैसा इंसान है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए नाइक तक पहुँचने के लिए उसकी कोई कमजोर नस की तलाश करूँगा। जिस दिन वह कमजोर नस मेरे हाथ आ गई तो आपसे वादा करता हूँ सुधाकर नाइक का नाम खत्म हो जाएगा। कमिश्नर सिन्हा ने बेचैनी से पहलू बदला। यह काम इतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। मैं जानता हूँ सर, इंस्पेक्टर बिहानी ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन 100 से गिनती शुरू करके 1 तक पहुँचना मेरा पुराना काम है। अब मैं नाइक के लिए उल्टी गिनती शुरू करूँगा। बेवकूफ़ मत बनो, मेरी मानो तो लंबी छुट्टी पर चुपचाप दूर चले जाओ। सर, अगर मैं चला गया तो दूसरा कोई आगे आएगा नहीं। ऐसे में नाइक तो दंदनाता फिरेगा। ऐसे लोगों की जिंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती। कमिश्नर सिन्हा ने गंभीर स्वर में कहा, अंडरवर्ल्ड के वे लोग जो पुलिस के हाथ नहीं लगते, उन्हें उनका ही कोई साथी मार देता है। इस बात के लिए कितना इंतज़ार करना होगा सर? साल, 2 साल, 10 साल, तब तो नाइक जाने क्या से क्या करके रख देगा। नहीं सर, किसी को इतना मौका देना मैं अपनी वर्दी की तौहीन समझता हूँ। बिहानी ने शांत स्वर में कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ
कि मुझे किसी का डर नहीं। सुधाकर नाइक मुझे खत्म करने की चेष्टा करेगा और मैं उसे। तब तुम उससे नहीं लड़ सकते इंस्पेक्टर बिहानी। वह कोई बात नहीं सर, कोशिश तो कर सकता हूँ। यह मेरी जिद नहीं, मेरा फर्ज है। अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए ही सरकार ने मुझे वर्दी दी है। मैं किसी से डर नहीं सकता, खौफ नहीं खा सकता। कानून से ऊंचा न तो कभी कोई था और न ही कभी कोई होगा। कमिश्नर सिन्हा गहरी सांस लेकर रह गए। मुझे इजाजत दीजिए सर। इंस्पेक्टर बिहानी खड़ा होकर अटेंशन हुआ और पलटकर ऑफिस से बाहर निकल गया। पुलिस हेडक्वार्टर से निकलने के पश्चात कुछ आगे जाकर इंस्पेक्टर बिहानी ने पब्लिक फोन बूथ के पास पुलिस कार रोकी और इंजन बंद करते हुए सावधानी से आसपास देखा। रात के 10 बज रहे थे। ऐसा कुछ भी उसे नजर नहीं आया जिससे कि उसे अपने लिए किसी तरह के खतरे का एहसास हो सके। वह जानता था कि सुधाकर नाइक उसे जान से खत्म करने की जल्दी ही तगड़ी कोशिश करेगा। बिहानी ने कार से उतरकर पब्लिक बूथ में प्रवेश किया और रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। ऐसे में उसकी निगाह बूथ के बाहर हर तरफ लगी हुई थी। लाइन मिलते ही बिहानी के चेहरे पर कठोरता के भाव नाच उठे। हेलो, उसके कानों में आवाज पड़ी। सुधाकर नाइक से मेरी बात कराओ। रतनलाल बिहानी शब्दों को चबाकर बोला। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर बिहानी, रतनलाल बिहानी। यह नाम पहले तो कभी नहीं सुना। बिहानी के चेहरे पर दरिंदगी के निशान नाचने लगे। तो अब सुन ले, प्रकाश गुसानी नाम के कुत्ते को मैंने ही गोली से उड़ाया है। बात करा। बिहानी गुर्राया। चंद पलों के लिए लाइन पर खामोशी छा गई। फोन क्यों किया तूने? बिहानी के कानों में भींचा स्वर पड़ा। नाइक है तू? नाइक साहब तेरे जैसे कुत्तों से बात नहीं करते। मुझसे बात कर। प्रेमलाल हूं मैं। नाम सुना है मेरा? हरामजादों के नाम तो मैं अपनी जुबान पर नोट करके रखता हूँ। नाइक से बात करा। भूल जा, तेरी बात अब सिर्फ मौत से होगी। प्रेमलाल का वहशी स्वर उसके कानों में पड़ा। अपने साथी की हालत देखी थी ना, तेरी भी वही हालत कर दूं? बिहारी ने दांत खींचे। साला कुत्ता भौंकता है। मैं छिपकर नहीं भौंकता, सरेआम खुल्लम खुल्ला भौंकता हूँ। रतनलाल बिहानी के होठों से दरिंदगी भरा स्वर निकला। और तू अपने बाप की टांगों में घुसा मैं कर रहा है। हरामजादे मैं? चुप। बिहानी गला फाड़कर दहाड़ा। सालो, हरामी की औलाद, मेरी जान लेने के लिए कुत्तों को भेजते हो? और भेजो, सबका हाल गुसाने की तरह ही होगा। सबको मार दूंगा। पहले अपनी जान बचा। तेरे जैसे न जाने कितने पुलिस वालों को, कितनों को मारा तुम लोगों ने? हाँ बोल। रतनलाल बिहानी का चेहरा लाल सुर्ख हो उठा था। वे मरने वाले रतनलाल बिहानी नहीं थे। वे उल्टी गिनती में यकीन नहीं रखते होंगे। मैं 100 से गिनती शुरू करके 1 तक आता हूँ और तेरे बाप सुधाकर नाइक के लिए मैंने 100 से गिनती शुरू कर दी है और 1 तक आने से पहले ही तेरे बाप की लाश सड़क पर पड़ी होगी। बोल देना अपने बाप से। और वह साला चौबदार, वह भी मेरी गिनती में आ रहा है। हर वह आएगा जो मेरे रास्ते में आएगा। तू भी नहीं बचेगा। कह देना नाइक से, मेरा कुछ बिगाड़ सकता है तो बिगाड़ ले, लेकिन मैं उसका सब कुछ बिगाड़ दूंगा। गुसानी को मारकर तू खुद को बहादुर समझने लगा है साले पुलिस वाले। तेरी तो बहादुरों को छाती पर तमगा लगाकर बताने की जरूरत नहीं होती, वह दूर से ही नजर आ जाता है। अगर तू मौत से नहीं डरता तो समझ ले कि तू भी बहादुर है। तेरे बहुत बुरी मौत मरेगा। तू मारेगा मुझे साले सड़े हुए। तेरा बाप गुसानी तो 4 के साथ आया था, तू कितनों के साथ आएगा? अपनी माँ की बारात साथ लाएगा क्या? रतनलाल बिहानी खूंखार लहजे में कह रहा था। शिकार करने के लिए एक ही गोली की जरूरत पड़ती है। मुझे देख, यह पुलिस वाला इस बात का गवाह है। तुम जैसे गंदे हरामियों की तरह मैं 10 बंदे साथ लेकर गोलियों की पेटी गले में लटका कर नहीं निकलता। बोल देना अपने कुत्ते बाप नाइक को, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। कहने के साथ ही बिहानी ने रिसीवर पटका और बूथ से बाहर आकर रुमाल निकालते हुए चेहरे पर आने वाले पसीने को साफ किया। बिहानी के हिसाब से नाइक को इस तरह का फोन करना जरूरी था ताकि वह खुलकर मैदान में आए। बिहानी को पुराना तजुर्बा था कि ऐसे लोग क्रोध में आकर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और ऐसा करना ही उनके अंत का कारण बन जाता है। बिहानी पुलिस कार में बैठा
और आगे बढ़ा दी। उसकी सतर्क निगाह हर तरफ थी। रास्ते में उसने डिनर किया और अपने पुलिस स्टेशन की तरफ कार बढ़ा दी। 2 पल तो प्रेमलाल हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पुलिस वाला कम से कम इस तरह का फोन करने की हिम्मत दिखा सकता है। बिहानी की बातें सुनकर उसका चेहरा क्रोध से स्याह पड़ा हुआ था। अब नाइक साहब से बात करना जरूरी हो गया था। प्रेमलाल ने रिसीवर रखा। यह नाइक साहब के आराम का वक्त था। वह बंगले पर होंगे। बंगले पर उन्हें तभी फोन किया जा सकता था जब कोई खास बात हो, और बिहानी का फोन करके धमकी देना खास बात ही थी। प्रेमलाल ने सोचों में से निकलकर नाइक को फोन करने के लिए रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया तो फोन की घंटी बज उठी। हेलो। अपनी आवाज पर काबू पाने का प्रयत्न करते हुए प्रेमलाल रिसीवर उठाकर बोला, क्या कर रहे हो? सुधाकर नाइक का शांत स्वर उसके कानों में पड़ा। कल जिनसे पेमेंट लेनी है उनकी लिस्ट तैयार कर रहा था नाइक साहब। वैसे मैं अभी आपको फोन करने जा ही रहा था। प्रेमलाल का स्वर अभी तक असंयत था। तुम्हारी आवाज काबू में नहीं है। नाइक का स्वर उसके कानों में पड़ा। सॉरी नाइक साहब, दरअसल अभी अभी इंस्पेक्टर बिहानी का फोन आया था। वह कौन इंस्पेक्टर बिहानी? जिसने गुसानी को मारा है। प्रेमलाल का स्वर बेकाबू था। वह आपको जान से मारने की धमकी दे रहा था और कह रहा था, मेरा जो बिगड़ना है बिगाड़ लो, मैं सबको खत्म कर दूंगा। ऐसा बोला वो इंस्पेक्टर? इससे भी ज्यादा? वह? प्रेमलाल, सुधाकर नाइक का शांत स्वर उसके कानों में पड़ा। उस इंस्पेक्टर ने जो कहा है उसे भूल जाओ, क्योंकि उसने जो भी कहा है जानबूझकर कहा है। इन पुलिस वालों को मैं पुराना जानता हूँ। यह जब कुछ करना चाहते हैं और करने का रास्ता नहीं मिलता तो सामने वाले को ऐसा कुछ कहकर भड़काते हैं कि वह कुछ करे, और जब वह करता है तो अपनी वर्दी का असर दिखा देते हैं। लेकिन नाइक साहब, वह खुल्लम खुल्ला गालियां निकालने दो। प्रेमलाल ने होठ खींच लिए। उसका वक्त आ चुका है, अब वह ज्यादा देर का नहीं है। सुधाकर नाइक का सर स्वर उसके कानों में पड़ा। चौकीदार ने उसका इंतजाम कर दिया होगा। उसके लिए आज की रात निकालनी भी कठिन होगी। ओह, प्रेमलाल के होठों से निकला। चौकीदार कहाँ है? वह 1 घंटा पहले गया था। कुछ बताकर नहीं गया। हुक्म कीजिए। पुलिस कमिश्नर सिन्हा, जानते हो इसे? यस सर, नाम सुना है। तो पहचान भी लो। इस पर नजर रखो और जब भी मौका मिले कमिश्नर सिन्हा पर काबू पाकर किसी वीरान जगह ले जाकर मुझे खबर करना। मैं आ जाऊंगा। नाइक का स्वर दरिंदगी भरा था। यह कमिश्नर मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बुरे ख्याल रखता है। कुछ देर पहले गुसानी को मारने वाले इंस्पेक्टर से अपने ऑफिस में मेरे खिलाफ ऐसी भड़काऊ बातें कर रहा था कि उस इंस्पेक्टर ने मेरे खिलाफ खड़ा होने का फैसला कर लिया। तभी उसने तुम्हें फोन किया। जब वे बातें कह रहे थे तो बाहर मौजूद चपरासी ने सब सुना और कुछ देर पहले ही मुझे खबर दी है। कमिश्नर जिंदा रहेगा तो पुलिस वालों को मेरे खिलाफ भड़काता ही रहेगा। ठीक है नाइक साहब, मैं जब मौका मिले। जल्दबाजी नहीं। नाइक का खतरनाक स्वर कानों में पड़ा। उसे मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। मुझे बहुत पहले से खबरें मिल रही थी कि यह कमिश्नर मेरे खिलाफ कुछ ज्यादा ही है। जी। सुधाकर नाइक ने रिसीवर रख दिया था। महावीर चोरी छिपे चलाए जा रहे देसी दारू के अड्डे पर मौजूद था। खुली बोतल खत्म होने जा रही थी। साथ में उसका साथी सतनाम था, जिसके साथ मिलकर हाथ मारता था। दोनों खासे नशे में थे। महावीर मन ही मन खुश था कि सुबह की डकैती सफल रही। 2-4 दिन की बात है। पास में माली मार होगा। बैंक डकैती की बात उसने अभी तक सतनाम को भी नहीं बताई थी। बना? महावीर ने नशे में कांपते हाथों से सिगरेट सुलगाई। जो बची है उसको एक एक पैग में ही खत्म कर दे। आज ज्यादा मजा नहीं आया महावीर। सतनाम बोतल उठाकर ढक्कन खोलता हुआ बोला। मजा नहीं आया? महावीर नशे भरी हंसी हंस कर कह उठा। मुझे तो लगता है मैं फिट हो गया हूँ। तेरे को खाली जेब नशा नहीं चढ़ता। आज कैसे चढ़ गया? जेब में माल है क्या? माल के नाम पर 200-400 रुपया है। महावीर पुनः हंसा। मेरे पास तो वह भी नहीं है। हफ्ता हो गया खाली जेब ही दिन घसीट रहा हूँ महावीर। हाँ, कल? सतनाम गिलासों में देसी शराब डालता हुआ बोला। कहीं हाथ मारेंगे? कल? हाँ, सतनाम ने गिलासों में पानी डालते हुए कहा। खाली जेब नहीं रहा जाता। महावीर ने गिलास उठाकर अपनी तरफ रखा।
आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। 2-4 दिन बाद का प्रोग्राम बनाएंगे। सतनाम ने अपना गिलास उठाकर घूंट भरा। सिगरेट दे। सतनाम गिलास रखता हुआ बोला। महावीर ने अपनी उंगलियों में फंसी सिगरेट उसे थमा दी। आज खाली जेब तेरे को नशा हो रहा है। सतनाम ने कश देकर उसे देखा। हाँ, पहली धार का माल होगा। महावीर नशे से भरी हंसी हंसा। हर तरफ से तो ठीक नजर आ रहा है और कहता है तबीयत ठीक नहीं है कि तबीयत का मतलब समझ। तबीयत मूड से बनती है यार, मूड ठीक नहीं है। मूड माल से बनता है प्यारे, और माल तेरे पास है नहीं। महावीर ने गिलास उठाकर घूंट भरा। कोई और बात कर, उल्टी बातें करके नशा मत उतार। महावीर लापरवाही से बोला। कहीं हाथ मारकर तो नहीं आया? हाथ? हाँ, जब तेरी जेब खाली होती है तो तू परेशान हो जाता है, जबकि आज ऐसा कुछ नहीं है। आज तो तेरे को नशा भी चढ़ रहा है। कहने के साथ ही सतनाम ने गिलास उठाकर घूंट भरा। तेरा दिमाग खराब है। हाथ मारूंगा तो क्या तेरे को बताऊंगा नहीं? महावीर जल्दी से बोला। हाँ, यह बात तो है। सतनाम ने नशे में सिर हिलाकर कश लिया। सिगरेट दे, महावीर बोला। सतनाम ने सिगरेट उसे थमा दी। अगर किस्मत साथ दे तो 1 लाख रुपए का हाथ मारा जा सकता है, सतनाम बोला। 1 लाख? महावीर ने नशे भरी आंखों से उसे देखा। हाँ, अभी तक तो तू हजारों की बात करता था, अब अपनी रेंज बढ़ा दी है क्या? महावीर ने हंसकर लापरवाही भरे स्वर में कहा और गिलास उठाकर 2 तगड़े घूंट भरे। मजाक नहीं महावीर, मैं सच कह रहा हूँ, बोलता रहे। सतनाम ने अपना गिलास उठाकर घूंट भरा और धीमे स्वर में बोला। आज सुबह बैंक में 1.5 करोड़ की डकैती हुई है। महावीर के मस्तिष्क को झटका लगा। उस डकैती में 4 आदमी शामिल थे। एक तो देवराज चौहान है, डकैती मास्टर। 3 उसके साथी थे। सुनने में आया है कि उन्होंने बैंक से जो पैसा लूटा वह 1.5 करोड़ रुपया सुधाकर नाइक का था। महावीर मुंह खोले सतनाम को देखने लगा। किसका था? सुधाकर नाइक का, महावीर के होठों से निकला। सिर पर सवार आधा नशा उतरकर पेट तक आ गया था। सुधाकर नाइक को तो तू जानता ही है कि वह कितना खतरनाक आदमी है। उसके पैसे को कोई ले उड़े, यह बात वह कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सतनाम ने गिलास खाली कर दिया। फिर महावीर की आवाज में अब नशे के भाव कम हो गए थे। नाइक के आदमी देवराज चौहान और उसके तीनों साथियों की तलाश में है। महावीर के पेट में गई शराब बेकार होती महसूस होने लगी। कुछ देर पहले ही खबर मिली है कि नाइक की तरफ से उसे 1 लाख का इनाम मिलेगा, जो देवराज चौहान या उसके तीनों साथियों में से किसी एक की भी खबर देगा। एक की भी? महावीर की आंखें पूरी खुल चुकी थी। हाँ, सतनाम धीमे स्वर में कह रहा था। पता चला है कि नाइक को उन तीनों से कुछ नहीं लेना देना। वह तो देवराज चौहान को सबक सिखाना चाहता है। उसे सिर्फ देवराज चौहान चाहिए। महावीर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। अगर हम कोशिश करें तो शायद उन तीनों में से किसी एक का पता लग जाए। और 1 लाख? तेरा दिमाग खराब हो गया है? महावीर ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। क्यों? यह बड़ा मामला है, हमारी औकात से बाहर है। महावीर की आंखों में चिंता नाच उठी थी। कोशिश करने में क्या हर्ज है? तू कर ले, मुझे इस मामले से दूर ही रख। कोई और लाख मारकर ले जाएगा। महावीर, तू आज तो सच में तेरा दिमाग खराब हो गया है। उन लोगों को तलाश करना आसान काम नहीं है, जो कोई न कोई तो उन्हें ढूंढ ही निकालेगा। ऐसे लोगों को कोई नहीं ढूंढ सकता। महावीर यह कहकर जैसे वह खुद को ही तसल्ली दे रहा था। वे लोग देवराज चौहान के साथी हैं। देवराज चौहान को तुम क्या समझते हो? देवराज चौहान कुछ भी हो, लेकिन सुधाकर नाइक जैसे अंडरवर्ल्ड के दादा का मुकाबला नहीं कर सकता। महावीर ने बेचैनी से पहलू बदला। उन लोगों को कोई और बेशक तलाश न कर सके, लेकिन नाइक के आदमी ढूंढ लेंगे। यह सच तो तू भी जानता है कि नाइक के हाथ कितने लंबे हैं, उसकी नजरें कितनी तेज हैं। वह जो चाहता है करके रहता है। उसे देवराज चौहान या उन तीनों की तलाश है तो वह उन्हें ढूंढ लेगा। सतनाम की बात ने महावीर की जान खुश्क कर दी थी। मानता है ना मेरी बात? जवाब में महावीर ने गिलास उठाकर खाली कर दिया। सिर पर सवार शराब पूरी की पूरी वापस पेट में आ गई थी। अब मस्तिष्क में नशे के बदले चिंता नाच रही थी। सुधाकर नाइक का डर उसे घेरने लगा था। वह जानता था कि नाइक बहुत खतरनाक इंसान है।
आधी बोतल और मारें? सतनाम गहरी सांस लेकर बोला, आज मजा नहीं आ रहा। तू पी, मैं चलता हूँ, आज थकावट हो रही है। कहते हुए महावीर उठ खड़ा हुआ। सुधाकर नाइक को उसकी तलाश है, लाख का इनाम रखा है। उसकी जान निकाल लेने के लिए इतना ही काफी था। वह जल्द से जल्द सोहन लाल से मिल लेना चाहता था, नाइक के बारे में बात करने के लिए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।